हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स एक्सपर्ट। माई सेल्फ योर फेवरेट टीचर रमेश सर। आज हम वेक्टर चैप्टर का ये तीसरा लेक्चर ले रहे हैं। इससे पहले हम लोग दो लेक्चर ले चुके हैं और दोनों में हम लोग क्या सब सीखे। तो सबसे पहले वेक्टर का बेसिक थिंग सब सीखे, टाइप्स ऑफ वेक्टर सीखे। उसके बाद हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब दो वेक्टर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स ग्राफिकल मेथड से सीखे। उसके बाद मैथमेटिकल मेथड से सीखे और ट्रायंगल ऑफ एडिशन सीखे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन सीखे। अब हम लोग सीखने वाले हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को सीखने से पहले एक वेक्टर होता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर में यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को सीखना जरूरी है। पहले उसको हम लोग यूनिट वेक्टर को समझेंगे, उसके बाद हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पर चलेंगे। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है इसको समझते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ठीक है। तो यूनिट वेक्टर जो होता है एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप होता है, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप होता है और जेड एक्सिस के अलोंग के कैप होता है। तो मेरा आई जे और के क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। नाम है यूनिट वेक्टर, मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप मोड मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप और मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप का वैल्यू कितना होता है, 1। ठीक है। तो ये आई कैप क्या रिप्रेजेंट करता है, कोई भी वेक्टर के साथ यदि हम कोई भी मतलब स्केलर क्वांटिटी को हम यदि आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका डायरेक्शन किसके अलोंग हो जाता है, एक्स एक्सिस के अलोंग हो जाता है। जे से मल्टीप्लाई करें तो वाई एक्सिस के अलोंग हो जाता है और के से यदि मल्टीप्लाई कर दे तो जेड एक्सिस के अलोंग हो जाता है। तो हम लोग ये तो एक यूनिट वेक्टर है। जैसे जनरली कैसे यूनिट वेक्टर को, इन जनरल हम लोग यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते हैं, इन जनरल। तो इन जनरल हम लोग यूनिट वेक्टर को, मान लीजिए ए एक यूनिट वेक्टर है तो इसको हम लोग लिखेंगे वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। मतलब हम लोग यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए ए कैप लिखे तो उसको किस तरह से लिखेंगे, वेक्टर ऑफ ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मतलब ए कैप को हम लोग क्या लिखेंगे, वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। जनरली इस तरीके से लिखा जाता है। अब हम लोग चलने वाले रिजोल्यूशन ऑफ टू वेक्टर। मतलब सबसे पहले रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर टू वेक्टर, पहला में हम लोग 2 डायमेंशनल में देखेंगे, मतलब 2D में देखेंगे। उसके बाद हम लोग 3D में भी देखेंगे। तो 2D में चलेंगे तो सबसे पहले इसको 2 एक्सिस होना चाहिए 2D के लिए। ये 2 एक्सिस ले लिए, इसको नाम दे दिए एक्स एक्सिस, इसको नाम दे दिए वाई एक्सिस, और जहां पर ये मीट किया उसको ओरिजिन नाम दे दिए। अब देखिए, मान लेते हैं कोई वेक्टर क्या है, ये इस तरह से कोई वेक्टर है। मान लीजिए वेक्टर का नाम क्या है, ए वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर है और ये एक्स एक्सिस के साथ क्या है, थीटा एंगल पर इंक्लाइन है। ठीक है। तो इसको हम लोग रिजॉल्व कैसे करें, मतलब इसका रिजॉल्व कैसे करें, तो दो तरह से रिजॉल्व किया जाता है। इसका x कंपोनेंट लिखा जाता है, ये x, तो इसको कंपोनेंट ऑफ, और इसी तरह से क्या लिखेंगे, ये y। तो ये x कंपोनेंट y इस वेक्टर का, ये वेक्टर का, और ये y कंपोनेंट हुआ। तो x कंपोनेंट क्या कहलाता है, ax, और y कंपोनेंट ay। अब वेक्टर a को यदि हम लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, ax किसके अलोंग है, x एक्सिस के अलोंग, तो i कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए वाई किसके अलोंग है, जे वाई एक्सिस के जे कैप से मल्टीप्लाई। मतलब हम लोग वेक्टर को ए को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यदि इसी में हम लोग कहेंगे ए एक्स क्या होता है, तो कम ए एक्स क्या होता है, तो ए एक्स को हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए कॉस थीटा। इसको हम लोग कहते हैं एक्स कंपोनेंट, क्या कहते हैं, एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ठीक है। उसी तरह से ए वाई को हम लोग क्या लिखेंगे, ए साइन थीटा। ठीक है। इसको क्या कहेंगे, वाई कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। मतलब ये एक्स कंपोनेंट है और ए वाई क्या है, वाई कंपोनेंट। ये कंपोनेंट है, इसको यदि हम लोग ये वेक्टर को यदि एक्स एक्सिस के अलोंग ब्रेक करें तो क्या लिखेंगे, ए एक्स इक्वल टू ए
cos थीटा। जिसके साथ एंगल रहता है वो cos थीटा में ब्रेक होता है, जिसके साथ एंगल, जिस एक्सिस के साथ एंगल रहता है वो cos थीटा में ब्रेक होगा, जिस एंगल के साथ नहीं है वो sin थीटा में। तो ए वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए sin थीटा। तो इस तरह से इसका ये क्या कहलाता है, x कंपोनेंट, ये क्या कहलाता है, y कंपोनेंट। और यदि इसको हम लोग और अरेंज करना चाहेंगे तो वेक्टर ए को क्या लिख सकते हैं, ए cos थीटा आई कैप, ए sin थीटा। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। अब हम लोग यदि इसी का बात करें कि ये वेक्टर है तो इसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड तो होगा, एंगल भी होगा, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, तो हम लोग यदि बात करें वेक्टर ए का मोड लिखेंगे, मतलब मैग्नीट्यूड निकालना है, तो क्या करेंगे, रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, इसको कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो वेक्टर ए का ये मैग्नीट्यूड है। तो इस तरीके से हम लोग यदि रिजॉल्व करते हैं दो वेक्टर को, उसका मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि यदि इसको भी सिंपलीफाई करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 ही आएगा, ये हो जाएगा। अब यदि इसी के बीच का हम लोग को एंगल निकालने के तो tan थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये y का कंपोनेंट बाय ये x का कंपोनेंट। और इसी को हम लोग लिखना चाहेंगे तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ये y कंपोनेंट, मतलब y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट लिखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, कितना एंगल है वो भी निकाल सकते हैं। यदि मेरा x कंपोनेंट y कंपोनेंट दिया है तो हम लोग टू डायमेंशन में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, मतलब टू डायमेंशन में हम लोग क्या किए, देखिए किस तरह से वेक्टर को रिजोल्व किया जाता है। अब सपोज दैट मान लीजिए हम आपको देते हैं इस टाइप से, ये देते हैं, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये कोई वेक्टर है, ये वेक्टर है, और ये एंगल दिया है थीटा। अब उस केस में हमारा x कंपोनेंट क्या होगा, y कंपोनेंट, तो x कंपोनेंट क्या हो जाएगा, a sin थीटा। याद रखिएगा जिसके साथ वो एंगल होता है वो cos में जाता है, जिसके साथ एंगल नहीं होता है वो sin में ब्रेक होता है। इसका y कंपोनेंट, a y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, a cos थीटा। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है कि क्या करना है, हमको ये सोचना हमेशा जिस भी एक्सिस के साथ एंगल होगा उस एक्सिस का कंपोनेंट cos थीटा में आएगा, जिस एक्सिस के साथ एंगल नहीं होगा उसका कंपोनेंट किसमें ब्रेक होगा, sin थीटा में। तो हम लोग क्या देखे, टू डायमेंशनली कंपोनेंट देखे, मतलब हम लोग टू डायमेंशन में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को सीखे। अब हम लोग थ्री डायमेंशनल में भी देखें, मतलब 3D में भी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को समझने वाले हैं। तो हम लोग ये, तो इसमें आपको मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं 3 डायमेंशन में वेक्टर को रिजोल्व कैसे किया जाता है उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यू रहिए। अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि 3D में कैसे वेक्टर को रिजोल्व, मतलब तीन एक्सिस रहेगा तब कैसे हम लोग वेक्टर को रिजोल्व करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले दूसरा रिजोल्यूशन सीखना है, वो 3D में सीखना है। 3D समझ रहे हैं, 3D मतलब 3 डायमेंशनल, तो 3 एक्सिस होना चाहिए। ये हम लोग लाइन ड्रॉन करते हैं, ये एक्स एक्सिस है, सॉरी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये क्या है, ये जेड एक्सिस। हम लोग नेमिंग कर देते, ये एक्स एक्सिस है, मान लेते हैं कोई वेक्टर है, यहां से वो नाम दे देते हैं इस पॉइंट का। ये वेक्टर क्या है, ये वेक्टर है, ठीक है। अब ये वेक्टर ए है, तो यदि हम लोग बात करें इसका मान लेते हैं एंगल अल्फा है एक्स एक्सिस के साथ, और बीटा है किसके साथ, वाई एक्सिस के साथ, और गामा है मेरा इसका जेड एक्सिस। गामा क्या है, जेड एक्सिस। तो इसका 3 कंपोनेंट होगा, सबसे पहले x कंपोनेंट होगा, इसके बाद इसका y कंपोनेंट होगा ये y, और इसके बाद इसका क्या होगा, z कंपोनेंट। यदि हम वेक्टर a को लिखना चाहे तो किस तरीके से लिख सकते हैं, वेक्टर a इक्वल टू क्या लिख सकेंगे, a x एक्सिस के लॉन्ग i कैप का यूज करते हैं, a y एक्सिस के लॉन्ग j कैप का यूज करते हैं, और a z इसके लॉन्ग k कैप यूज करते हैं।
मतलब हम वेक्टर ए को लिखना चाहेंगे इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं, क्योंकि एक्स कंपोनेंट है तो एक्स कंपोनेंट के अलावा यदि इसको डायरेक्शन देना चाहे तो आई कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, वाई कंपोनेंट के अलावा डायरेक्शन देना है तो जे कैप से मल्टीप्लाई, और जेड एक्सिस के अलावा डायरेक्शन देना है तो जेड के कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका हम लोग रिजोल्यूशन किए तो हम लोग ए एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स कंपोनेंट, इसको क्या कहेंगे, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए कॉस कितना एंगल बना है, अल्फा, ये क्या बना है, अल्फा। उसी तरह से यदि हम लोग इसका y कंपोनेंट लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, a cos बीटा, बीटा क्या है, y एक्सिस के साथ। अब यदि इसका z कंपोनेंट लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, a cos गामा। तो इस तरह से हम लोग तीनों कंपोनेंट लिखे वेक्टर ए का, x कंपोनेंट है ये y कंपोनेंट है, ये z कंपोनेंट है। तो हम लोग आपको जो डायरेक्शन ये 3D में है, 3D मतलब यदि इसका प्रॉपर मैनर से डायग्राम बना जाए तो क्यूबिकल डायग्राम होगा, मतलब क्यूबाइडल होगा। तो हम लोग उसका कंपोनेंट देखिए, ये एक्स कंपोनेंट ए कॉस अल्फा, वाई कंपोनेंट ए कॉस बीटा और जेड कंपोनेंट ए कॉस गामा। तो हम लोग इस तरह से इसको यदि हम लोग लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, यहीं पर लिख देते हैं, ए वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, ए कॉस अल्फा आई कैप, ए कॉस बीटा जे कैप और ए कॉस गामा टी कैप। यदि हम लोग इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग कंपोनेंट हमको पता है कि एक्स कंपोनेंट क्या है, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट, तो इस तरीके से हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो हम लोग 3D में सीखे कि किस तरीके से हम लोग रिजॉल्व करते हैं वेक्टर को। तो हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आप लोग को आना चाहिए। कभी भी कोई वेक्टर दिया रहे, फॉर एग्जांपल 2D में हम एक एग्जांपल लेते हैं और आपको समझाते हैं कि मान लेते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ पर एक बोल दिए 30 डिग्री के साथ एंगल बना रहा और f वैल्यू है, ये कितना है, इसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है। तो फोर्स का x कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 10 cos 30 डिग्री, और फोर्स का y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 10 sin। तो इस तरीके से हम लोग कंपोनेंट कोई भी फोर्स का, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी का कंपोनेंट निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग ये सीखे हैं कि कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी कहा जाता है इसको, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 2D, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 3D। तो हम लोग अब मान लीजिए लेट करते हैं इस तरह से लेट करते हैं कि ए कोई वेक्टर है तो इसका 3 कंपोनेंट ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। उसी तरह से हम दूसरा वेक्टर बी वेक्टर को कंसीडर करते हैं, इसका कंपोनेंट क्या होगा, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। 2 वेक्टर हम लोग लिखे। तो क्या ये दोनों वेक्टर को हम लोग ऐड कर सकते हैं, ऐड कर भी सकते हैं, सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो हम लोग कैसे ये दोनों वेक्टर का एडिशन निकालें, तो हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। देखिए इस टाइप से यदि हम लोग को सीखना है तो सबसे पहले वेक्टर ए प्लस बी को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। वो क्या लिख सकते हैं, क्योंकि आई वाला आई के साथ जुड़ जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स, एक्स कंपोनेंट एक साथ जुटेगा उसके साथ आई का, उसी तरह वाई कंपोनेंट जुटेगा दोनों वेक्टर का और के कैप जे कैप लग जाएगा, और उसी तरह से कौन सा वेक्टर जुटेगा, मतलब जेड कंपोनेंट का वेक्टर जुटेगा, ए जेड जेड एक्सिस के लो और बी जेड का के कैप। तो ये तो आसान तरीका से हम लोग 2 वेक्टर को ऐड कर दिए। यदि कोई कहे कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, जैसे हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में देखिए कि डायरेक्ट यदि हम लोग इस तरीके में दिया रहे उसका मोड निकालना रहे तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोग को। वेक्टर ए का मोड यदि निकाले तो क्या करेंगे, सबसे पहले रूट अंडर डालेंगे, ठीक है, मतलब x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस
y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। उसी तरह वेक्टर b का मोड चाहिए तो कैसे निकालेंगे वेक्टर b का मोड, तो इसमें भी वही करेंगे हम लोग बी एक्स कंपोनेंट मतलब बी वेक्टर का x कंपोनेंट का स्क्वायर, बी वेक्टर का y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का z कंपोनेंट, इस तरह से हम लोग वेक्टर का मोड निकालते हैं। अब यदि ये जोड़े है तो इसका भी तो मोड निकाल सकते हैं हम लोग। इसका यदि मोड निकालना चाहे तो क्या करेंगे, वेक्टर a प्लस वेक्टर b का होल मोड, मतलब ये दोनों का मोड चाहिए, तो जो रिजल्टेंट आया उसको हम लोग उस पर बात करेंगे। तो हम लोग इसका यदि निकालना चाहे तो किस तरीके से निकाल सकते हैं, इस तरीके से निकाल सकते हैं, रूट अंडर क्या लिखेंगे, ये क्या है बी एक्स का होल स्क्वायर, और उसके बाद क्या लिखेंगे ए वाई बी वाई का होल स्क्वायर, और उसके बाद लिखेंगे ए जेड प्लस बी जेड का होल स्क्वायर। अब यदि इसको सिंप्लीफाई करना है, इस वेक्टर को और यदि सिंप्लीफाई करना है तो इसको हम लोग ए वेक्टर बी वेक्टर को क्या रिजल्टेंट वेक्टर लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं आर एक्स, मतलब रिजल्टेंट ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, मतलब हम लोग रिजल्टेंट निकाल रहे हैं किसका एक्स कंपोनेंट का वेक्टर का, इसके साथ आई कैप लगा देंगे। रिजल्टेंट ऑफ मतलब y एक्सिस का कंपोनेंट, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर का y कंपोनेंट का रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, ये हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं रिजल्टेंट ऑफ z की, मतलब इसका मतलब क्या वेक्टर का हम लोग z कंपोनेंट का रिजल्टेंट वैल्यू निकाल, इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको। और यदि इसमें इस तरीके से लिख दिए तो इसका मोड कैसे लिखेंगे भैया, तो इस तरीके से लिखेंगे रूट अंडर क्या करेंगे इसमें भी आर एक्स का होल स्क्वायर, आर वाई का होल स्क्वायर, आर जेड का होल स्क्वायर। तो हम लोग देखिए ये दो वेक्टर को दिया रहेगा इस फॉर्मेट में आई के जे के फॉर्म में, तो कैसे ऐड करते हैं, कैसे इंडिविजुअल वेक्टर का हम लोग मोड निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं, कैसे हम लोग दोनों वेक्टर को ऐड करके निकालते हैं इस तरीके से। और इसी को हम लोग क्या लिखे ये एक्स वाई को क्या लिखे ये क्या रिजल्टेंट ऑफ एक्स कंपोनेंट, ये क्या रिजल्टेंट ऑफ y कंपोनेंट, और ये क्या रिजल्टेंट ऑफ z कंपोनेंट। तो इस तरीके से आपको हम सिखाए कि मानिए दो वेक्टर a वेक्टर और b वेक्टर उसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के साथ दिया है, तो उसको कैसे ऐड कर सकते हैं और कैसे उसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं ये सीखे। अब हम लोग सीखने वाले हैं इसी में कि इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट वेक्टर, मतलब हम लोग एडिशन प्रॉपर मैनर से सीख लिए, सब्सट्रैक्शन सीख लिए। अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो मल्टीप्लिकेशन है ये वेक्टर का, तो वो सीखने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए आप लोग। तो अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि दो वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे निकाला जाए, मतलब हम लोग एडिशन सीख लिए, सब्सट्रैक्शन सीख लिए, अब हम लोग दो वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे किया जाता है वो सीखने वाले हैं। तो वेक्टर का प्रोडक्ट मेनली दो टाइप से किया जाता है, वो दोनों टाइप क्या है, तो हम लोग सबसे पहला यदि बात करें, पहला होता है डॉट प्रोडक्ट, और इसी का नाम दिया जाता है दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट। उसके बाद हम लोग सीखने वाले दूसरा जो प्रोडक्ट का नियम है वो क्या है क्रॉस प्रोडक्ट, और इसी को दूसरा नाम दिया जाता है वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो दो नाम दिया गया है, दो तरीके से हम लोग वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट करते हैं। वो पहला होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। तो हम लोग सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है वो सीखेंगे, उसके बाद हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट सीखने वाले हैं। देखिए इसका जो है सबसे ज्यादा क्या है फिजिक्स में यूज है क्रॉस प्रोडक्ट का और डॉट प्रोडक्ट का, क्योंकि हम जो आप फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं सिंपल मतलब हम लोग
क्या सीखने वाले अब नहीं है, अब स्केलर क्वांटिटी को पढ़ने वाले नहीं, अब हम लोग ज्यादातर वेक्टर क्वांटिटी को पढ़ने वाले हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी का हम लोग एडिशन सीख लिए, सब्ट्रैक्शन सीख लिए। अब हम लोग को एडिशन के साथ जिस तरह से हम लोग कहते हैं ना बचपन में पहले एडिशन मतलब एडिशन सीखते हैं, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, तो उसी तरह से वेक्टर क्वांटिटी का हम लोग अब सीखने वाले हैं प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, जिसको हम लोग दो तरीके से निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट से और मतलब क्रॉस प्रोडक्ट से। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है इसको समझते हैं। तो हम मान लेते हैं एक वेक्टर ये है, ये एक वेक्टर है, और दूसरा वेक्टर ये है। ये इस वेक्टर ओरिजिनेट एक ही पॉइंट से हुआ है, ए ओ ए और ओ बी, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हम मान लिए थीटा है। क्या मान लिए? थीटा है। ठीक है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है? तो ओ ए को हम लोग वेक्टर ए नाम दे दिए और ओ बी को हम लोग वेक्टर बी नाम दे दिए। ठीक है, तो हम ये दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? तो लिखने का तरीका होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला होता है, मतलब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालने का ये फॉर्मूला होता है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को हम लोग वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा लिखते हैं। थीटा क्या होता है? तो थीटा होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच का एंगल है ये। ठीक है, अब हम लोग इसी को यदि लिखना चाहे, मान लो, तो ये तो आसान है कि इस तरीके से हम लोग इसी में हम लोग स्पेशल केस पढ़ते हैं कि देखो यहां दिमाग लगाओ, ये दो वेक्टर है, इसका यदि हम लोग क्या किए डॉट प्रोडक्ट निकाले तो ये क्या है? ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड, इसका वैल्यू मैग्नीट्यूड में ही आएगा। तो हम लोग देखें कि डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू जो आता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। मतलब यदि हम लोग बात करें डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज गिव्स स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी, स्केलर। तो इससे पता चलता है कि डॉट प्रोडक्ट क्या देता है? स्केलर क्वांटिटी देता है। इसी में हम लोग स्पेशल केस पढ़ने वाले हैं। स्पेशल केस पहला क्या है कि मान लेते हैं दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है, मतलब दोनों वेक्टर क्या है? पैरेलल है, पैरेलल है। तो इस केस में हम लोग ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? ए बी कॉस 0 डिग्री, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? कॉस 0 का वैल्यू 1, तो ए बी हो जाएगा, मतलब सिंपली उसको हम लोग क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है, एडिशन में हम डायरेक्ट ऐड कर देते थे, अब मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे मैग्नीट्यूड का। तो हम लोग इस तरीके से सिंपली। अब स्पेशल केस दूसरा यदि हम लोग चले, उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं? थीटा का वैल्यू 90 डिग्री लेने वाले हैं, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, और उस केस में हम लोग 90 मतलब परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इस केस में यदि हम लोग बात करें तो क्या लिखेंगे? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या लिखेंगे? ए बी कॉस 90। कॉस 90 का मान क्या होता है? 0 होता है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा? 0 के बराबर। मतलब यदि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 0। अब तीसरा स्पेशल केस हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कि मान लेते हैं तीसरा है थीटा क्या है? दोनों वेक्टर के बीच 180 डिग्री, तो ये क्या हो गया? एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल वेक्टर है, एंटी पैरेलल वेक्टर है। तो एंटी पैरेलल में हम लोग क्या करेंगे? यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए बी कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री वैल्यू -1 होता है, तो माइनस ए बी हो जाएगा। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? 180 डिग्री बनेगा तो दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके साथ क्या? नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला देखे, कैसे डॉट प्रोडक्ट निकाला जाता है वो सीखे, और उस पर तीनों स्पेशल केस सीखे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सबसे पहला चीज है कि जिस तरह से हम लोग यूनिट वेक्टर पढ़े, यूनिट वेक्टर जो पढ़े उसका भी तो डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए आपको।
तो कैसे निकाला जाता है वो हम लोग देखते हैं कि मान लेते हैं यूनिट वेक्टर आई और जे और के है, उसका हम लोग क्या निकालने वाले हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालने वाले, क्या निकालने वाले हैं, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर का कैसे निकालते हैं ये सीखने वाले हैं। तो आप लोग प्रॉपर तरीके से वीडियो को देखिएगा ताकि आपको समझने में कोई कठिनाई ना हो। तो हम लोग मान लेते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग क्या आई कैप है, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप है और जेड एक्सिस के अलोंग के कैप है। ये तीनों क्या है, यूनिट वेक्टर है। ये तीनों क्या है, यूनिट वेक्टर। तो हम लोग ये तीनों का तो ये पढ़ लिया हम लोग स्पेशल केस। तो अब यूनिट वेक्टर को भी डॉट प्रोडक्ट निकालने आना चाहिए, यूनिट वेक्टर का भी। तो यूनिट वेक्टर जो हम लोग आई जे और के पढ़ते हैं उसका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाए, तो देख भाई यही फार्मूला का यूज करेंगे। जो फार्मूला दिया है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का निकालने का, वही फार्मूला का यूज करने वाले। हमको पता है कि आई जे और के कैप तीनों का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, ये पता होना चाहिए सबको। तो हम लोग सबसे पहले आई डॉट आई कैप, आई कैप डॉट आई कैप, तो क्या लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड इंटू 1। उसके बाद दोनों आई के साथ क्या बना है 0 डिग्री, क्या लिखेंगे cos 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री का वैल्यू भी 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1। तो हम लोग क्या देखे कि सिमिलर मतलब आई के साथ आई का डॉट प्रोडक्ट निकाले, जे कैप के साथ जे कैप का डॉट प्रोडक्ट निकाले, के कैप के साथ के कैप का डॉट प्रोडक्ट निकाले, तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1। मतलब हम लोग कह सकते हैं, इसी से पता चलता है कि आई कैप डॉट आई कैप का वैल्यू क्या होगा 1, जे कैप डॉट जे कैप का वैल्यू कितना होगा 1, के कैप और के कैप का वैल्यू डॉट प्रोडक्ट कितना होगा 1। अब ये सिमिलर के साथ तो देख लिया, अब डिसिमिलर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालें। तो डिसिमिलर के साथ निकालते हैं हम लोग। तो डिसिमिलर के साथ क्या निकालेंगे, आई क्रॉस अभी आई डॉट जे, आई कैप डॉट जे कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे 1, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग टू इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे 1 इंटू कॉस क्या लिखेंगे 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री है। तो क्या आ जाएगा cos 90 का वैल्यू 0, मतलब 0 आ जाएगा। इससे क्या पता चलता है कि आई डॉट मतलब आई कैप डॉट जे कैप का वैल्यू 0, जे कैप डॉट के कैप का वैल्यू कितना 0, उसके बाद के कैप डॉट आई कैप का वैल्यू कितना 0। मतलब डिसिमिलर के साथ यदि हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाले, डिसिमिलर यूनिट वेक्टर के साथ यदि हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाले, तो हम लोग कह सकते हैं कि उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सिमिलर के साथ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आपको हम बताए कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है, डॉट प्रोडक्ट किस टाइप का क्वांटिटी देता है, तो आपको हमेशा याद रखना है स्केलर क्वांटिटी देता है। तो इस तरीके से हम लोग डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर के बीच का मतलब यूनिट वेक्टर का भी निकालना सीखे। अब हम लोग उसी तरह से दो वेक्टर लेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में और उसका हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में। अब हम लोग क्या करेंगे, दो वेक्टर लेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, उसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और किस तरह से निकाला जाता है उसको हम लोग सीखने वाले हैं। और डॉट प्रोडक्ट का एग्जांपल भी लेंगे, उस पर भी बेस्ड क्वेश्चन को करेंगे। तो हम लोग कंसीडर करते हैं कि दो वेक्टर लेट कर लेते हैं कि वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप ए जेड के कैप। ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है वेक्टर ए का 3D में। उसी तरह से वेक्टर बी लेंगे और उसका हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट आई कैप, वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट और वेक्टर बी का जेड कंपोनेंट। ठीक है, ये दो वेक्टर ले लिए वेक्टर ए और बी, इसका हम लोग को क्या निकालना है डॉट प्रोडक्ट। कैसे निकाला जाता है ये सीखेंगे। अब हम लोग सबसे पहले लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो क्या लिखेंगे, वेक्टर ए का वैल्यू लिखेंगे ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, बीच में डॉट डालेंगे और लिखेंगे बी एक्स
आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप, बी जेड के कैप। अब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। देखिए डॉट प्रोडक्ट अभी हम लोग यूनिट वेक्टर का सीखे, तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, प्रोडक्ट में क्या करते हैं, इसको टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको फिर टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको टोटल से, तो हम लोग आई कैप वाला को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये बताइए ए एक्स कंपोनेंट बी एक्स लिखेंगे, आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है, तो एज इट इज रह जाएगा। देखिए ए एक्स बी एक्स और आई डॉट मतलब आई डॉट आई मतलब आई कैप डॉट आई कैप का वैल्यू कितना होगा 1, तो ये चीज है। अब इसका हम मल्टीप्लाई का इसके साथ करेंगे, तो ये करेंगे ए एक्स बी वाई आई डॉट जे, आई डॉट जे क्या होता है, 0 होता है। बताए डिसिमिलर यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है, तो 0 हो जाएगा, नहीं लिखेंगे। फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, ये भी डिसिमिलर है, ये भी 0 हो जाएगा। आई डॉट के, आई डॉट के क्या हो जाएगा 0, क्योंकि डिसिमिलर है, 90 डिग्री बना रहा होगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह से y का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो 0 हो जाएगा, क्योंकि j के i, j और i का यदि हम डॉट प्रोडक्ट निकाले वो क्या होगा 0 होगा। j डॉट j 1 हो जाएगा, मतलब a y b y प्लस फिर लिखेंगे। अब इस कंपोनेंट उसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, तो भाई j और k के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल वो 0 कर देगा, तो ये हो गया। उसके बाद इसका हम लोग मतलब ए वेक्टर का जेड कंपोनेंट का इसके साथ टोटल के साथ मल्टीप्लाई, ए जेड बी एक्स लिखेंगे, के डॉट आई 0 हो जाएगा। फिर ए जेड बी वाई लिखेंगे, के डॉट जे 0 हो जाएगा। तो इसका सिर्फ इसके साथ, तो इससे क्या पता चला, ये सीखने वाला है, ये सीखने वाला क्या है अभी आपको हम बताने वाले हैं। देखिए इससे पता चला कि जो सिमिलर यूनिट वेक्टर है सिर्फ उसी का प्रोडक्ट करना है। मतलब आपको जब दो वेक्टर दिया रहे उसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो सिर्फ क्या किसका मल्टीप्लिकेशन करना है, आई कैप का कोफिशिएंट के साथ आई कैप के कोफिशिएंट का, जे कैप के साथ जे कैप का कोफिशिएंट का, के कैप कोफिशिएंट के साथ के कैप का कोफिशिएंट का। तो मतलब हम लोग कह सकते हैं यदि दो वेक्टर इस तरीके से दिया रहे और उसका डॉट प्रोडक्ट निकालना रहे, तो इसको हम लोग सिर्फ इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, तो आसानी से निकल जाए। बीच में जो साइन है उसके अकॉर्डिंग टू हम लोग फॉर एग्जांपल लिख लेते हैं और समझते हैं। देख लेते हैं यही फॉर एग्जांपल। मान लीजिए वेक्टर ए क्या है 2i कैप 3j कैप और 4k कैप, और वेक्टर बी क्या है तो 3i कैप 2j कैप और k कैप, ठीक है। तो आप a डॉट बी निकालेंगे इस केस में, तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे ये देखिए, a डॉट बी लिखे तो इसको क्या करेंगे, सिर्फ इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन, मतलब 2 इंटू 3, फिर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, बीच में प्लस होगा 3, 2 इंटू 3 6 होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 4 होगा, 12 कितना हो जाएगा 12 4 16। तो आसानी से देख रहे हैं यहाँ डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू भी क्या आया, स्केलर क्वांटिटी आया। तो हम लोग यदि इस तरीके से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के मतलब वेक्टर दिया रहे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला। अब हम लोग कहेगा कि डायरेक्शन निकालिए, मतलब दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालिए, तो हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं डॉट प्रोडक्ट का। मतलब दो वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए तो डॉट प्रोडक्ट। तो अभी हम लोग यदि करना चाहे तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सबसे पहले इसका क्या हमको निकालना है, डायरेक्शन बिटवीन वेक्टर, सॉरी डायरेक्शन में एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये निकालना है आपको। तो उसके निकालने के लिए सबसे पहले वेक्टर ए का मोड निकालेंगे, वेक्टर ए का मोड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, ए एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। बी वेक्टर का मोड निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा, मतलब एक्स कंपोनेंट का
बी वेक्टर का y कंपोनेंट का स्क्वायर और z कंपोनेंट का स्क्वायर, इस तरीके से निकाल लिए। अब हम लोग को a डॉट b तो निकाल ही चुके हैं, दोनों वेक्टर के बीच का a डॉट b निकाल ही लिए हैं। अब यदि दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना रहता है तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर यहाँ जो लिखे हम कैसे निकालेंगे। हम लोग को पता है a डॉट वेक्टर b डॉट को क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा। अब कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ये बताओ, ए डॉट वेक्टर बी डॉट बाय ए का मैग्नीट्यूड, इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, और बी का मैग्नीट्यूड इस तरीके से। अब इसका वैल्यू पुट कर दो, ए डॉट बी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, ए एक्स बी एक्स, उसी तरह से ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, बाय ए का मैग्नीट्यूड निकाले हैं ए एक्स कंपोनेंट का होल स्क्वायर ए y कंपोनेंट का और ए जेड कंपोनेंट का होल स्क्वायर इनटू रूट अंडर बी एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर बी y कंपोनेंट का स्क्वायर और बी जेड कंपोनेंट, मतलब वेक्टर बी का एक्स वाई जेड कंपोनेंट का स्क्वायर का सम का स्क्वायर निकाल देंगे तो हमारा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकल जाएगा। ये तरीका होता है कि मानो आपको दो डॉट वेक्टर दिया हुआ है उसके बीच का। तो अभी हम लोग सीखे हैं क्या डॉट प्रोडक्ट का, हम लोग दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दिया रहे उसका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है वो हम लोग सीखे। अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट का बेस्ट एग्जांपल है वर्क। एग्जांपल यदि हम लोग एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, एग्जांपल भी कर सकते हैं। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में क्लास 11th में ही। वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। और इसका यदि हम लोग यूज करें फॉर्मूला का तो एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये एफ एस कॉस थीटा होता है। अब देखिए हम लोग कहते हैं, इसी में एक एग्जांपल रहता है कि वर्क बाय कूली, मतलब कूली द्वारा वर्क डन को हम लोग जीरो क्यों कंसीडर करते हैं। देखिए नॉर्मली तो कूली वर्क तो करता है, सामान ढो रहा है तो वर्क तो कर रहा है, एनर्जी वेस्ट तो हो रहा है, लेकिन फिजिक्स के टर्म में क्या होता है उसके द्वारा वर्क डन जीरो कंसीडर किया जाता है। तो कैसे जीरो कंसीडर, कि मान लीजिए एक कूली है, ये एक कूली है, ठीक है, ये एक कूली है, अपने सर पर कोई बोझा लेके चल रहा है या सामान लेके चल रहा है। ये किधर चल रहा है, आगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, आगे हो रहा है, लेकिन इस पर जो इस मानो m मास का ऑब्जेक्ट है, इस पर फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरह mg, मतलब फोर्स इक्वल टू mg है, इसके डाउनवर्ड, दोनों के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री। तो इस केस में हम लोग कहते हैं f इक्वल टू f s cos 90 डिग्री। तो इस केस में इस पर्सन द्वारा वर्क डन क्या हो जाता है, जीरो। तो इसीलिए कहा जाता है कि कूली जो वर्क करता है रियल में वो तो एनर्जी का वेस्ट कर रहा है, मानो सामान ले जा रहा है एक दूसरे, तो एनर्जी का तो खर्च हो रहा है। जब एनर्जी का खर्च हो रहा है तो भाई वर्क क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन फिजिक्स कहता है नहीं, तभी वर्क कंसीडर किया जाएगा जब आपके द्वारा वर्क डन समथिंग आएगा। लेकिन कूली द्वारा वर्क डन यदि निकालते हैं किसके, कूली, क्योंकि ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल पुलिंग फोर्स डाउनवर्ड लगता है, डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड हो रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। और 90 डिग्री यदि रहेगा तो इसमें 90 डिग्री का वैल्यू पुट करेंगे तो वो क्या कर देगा, वर्क को जीरो कर देगा। तो इस केस में कंसीडर किया जाता है वर्क डन बाय कूली। या आप ही स्टूडेंट है, बैग कैरी करके ले जाते हैं स्कूल, तो आपके द्वारा मतलब वर्क डन बैग पर क्या होता है, जीरो, क्योंकि बैग को ग्रेविटेशनल पुलिंग फोर्स डाउनवर्ड फोर्स लगाता है और हम लोग मोशन करते हैं फॉरवर्ड के केस में, उस केस में वर्क डन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन भी देखे और डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है दो वेक्टर का वो भी सीखे। अब नेक्स्ट लेक्चर नंबर ये तीसरा है, लेक्चर नंबर चौथा में हम लोग डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट को पर क्वेश्चन भी करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग कैसे निकालते हैं वो भी सीखेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिए, क्योंकि इसमें हम पता है मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है फिजिक्स में, वो क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, और दूसरा क्या है
मतलब प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, जिसमें हम लोग डॉट प्रोडक्ट का पढ़े, किस तरह से डॉट प्रोडक्ट से हम लोग डायरेक्शन निकालते वो पढ़े। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, जो भी नए बच्चे देखिएगा इस वीडियो को, एटलीस्ट कॉन्सेप्ट को प्रॉपर मैनर में सीखना है तो शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे आप लोग को तो जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा, और यदि कोई सब्सक्राइब मेरे चैनल को नहीं कर किए हैं तो वो क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।